निफ्टी क्रैश वार्निंग। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि आपको क्रैश की वार्निंग क्यों दी जा रही है। अगर आप ध्यान से इस आपके सामने स्क्रीन को देखेंगे तो ये देखिए, जो रेड में हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रेड में फॉल कर रहा है निफ्टी। क्यों? अगर आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए, ग्रीन में राइज क्या कर रहा है, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड ऑफ यूएस बॉन्ड। क्रूड ऑयल 98 से ऊपर को जा रहा है। तो ये ग्रीन राइज कर रहे हैं जो लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। और जब भी ये राइज होते हैं तो हमेशा 100% आप याद रखिएगा, जो बेसिक प्रिंसिपल है, कैपिटल फ्लोज फ्रॉम इक्विटीज, इक्विटीज मीनिंग स्टॉक्स, स्टॉक से पैसा निकलता है और बॉन्ड में जाता है। 10 ईयर यील्ड राइज कर रहा है। क्रूड ऑयल देखिए फायर लगी है वहां पे, और निफ्टी जो है बियर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए, द नेक्स्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अब दो संभावनाएं हैं, और ये ब्रेकआउट मैंने क्यों लिखा है वो आगे चल के आपको बताऊंगा। ब्रेकडाउन जिसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है, अल्फा इंटेलिजेंस से हमने ये पूरा एनालिसिस किया है। और यहाँ पे ये जो रूपी है आपका, ये देखिए केज के अंदर ट्रैप्ड है। ये लेट्स चेंज द कलर। ये देखिए यहाँ केज के अंदर है, और यहाँ पे ये जो क्रैश दिख रहा है आपको, ये मैंने वर्ल्ड मैप इसलिए बना रखा है क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइड, अगर ध्यान से आप देखें तो इस तरह से एक डिवाइड क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ये डिवाइड क्या हो रही है, यहाँ की स्टॉक मार्केट, कहाँ की, यूएस की स्टॉक मार्केट, ये फॉल कर रही है, और जापान और कोरिया की स्टॉक मार्केट राइज कर रही है। तो दुनिया दो हिस्सों में बट रही है, जो कि एक आर्टिफिशियल डिवाइड है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट ही लेके जाती है जहां भी मार्केट ग्लोबली जाएंगी। मैसिव क्रैश और काम। निफ्टी 24,252 ऑन नाइफ एज, एकदम एज के ऊपर है ये, और रूपी हमारा बेचारा यहाँ केज के अंदर है। तो इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हर रोज की तरह हमारा डिस्क्लेमर, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हमारा एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ये हमारा डिस्क्लेमर है क्लियरली। अब मैं हर रोज, मैंने आपको बोला है कि लगभग 1 मंथ के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज गोइंग्स टू बी कैश। और लास्ट के 30 मिनट, ये लास्ट के 30 मिनट्स हैं। यहां पे देखिए एक बार फिर से निफ्टी फॉल करता है। इसको रेड में लेते हैं, लेट्स टेक इट इन अ रेड। जब से कैश का ऑपरेशन चला है 3:15 के बाद, या 3 बजे के बाद ही ये ऑपरेशन नेगेटिव में आ रहा है। मार्केट ये देखिए ऊपर को रही, फॉल की, फिर ऊपर को रही, फॉल की, ऊपर गई, और लास्ट में क्लोजिंग यहाँ पे मतलब ग्रीन में तो रही लेकिन कहीं भी नहीं गई। 0.08%। इसको बोलते हैं परफेक्ट कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। कुछ भी नहीं है ये, निफ्टी 50 कहीं नहीं गया आपका। और यही हमने, अगर आप हमारे पिछले कल के व्लॉग को देखेंगे जिसमें टुमारो प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमने बताई है, हमने क्लियरली बताया था कि कंसोलिडेशन एक रेंज है, उसमें मार्केट रहेगी, और उसी में मार्केट रही। यही बैंक निफ्टी में हुआ। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी अच्छा रहा, हालांकि 0.46% पॉजिटिव में रहा, लेकिन इसने ज़्यादा पॉजिटिव में रहना था। लेकिन कैश के नए सिस्टम की बदौलत ये फॉल किया। कैश का पूरा सिस्टम क्या है, इसके लिए मैंने व्लॉग बनाया है। एंड स्क्रीन जो है हमारी इस वीडियो की बने रही है हमारे साथ। एंड स्क्रीन में भी मैंने टैग किया हुआ है अपना ये कैश का वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी अलग से बनाया है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 6 मिनट का एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा का पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया है एट लेंथ। अब ये जो आपको शानदार स्टाइल में चार्ट दिख रहा है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें, सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी, ये मैंने इंडिकेटर इस्तेमाल किए हैं 10 और 3। ये स्ट्रेटजी मैंने इस्तेमाल की है। कहाँ पे आपको लॉन्ग होना है, कहाँ पे आपको शॉर्ट होना है, कहाँ पे आपको लॉन्ग होना है। ये ट्रेंड का इंडिकेटर है कि ट्रेंड कहाँ से पलटता है, उसके बारे में बताता है। जो हमारा बेसिक के व्लॉग्स होंगे
या हैं, उसमें मैं हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैंने RSI, आपको जो नॉर्मल RSI है, ये RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर है। ये देखिए बुल, यहाँ से फिर बुल डोमिनेट कर जाते हैं, यहाँ से फिर बुल डोमिनेट कर जाते हैं, यहाँ पे बियर डोमिनेट कर जाते हैं और फॉल करता है यहाँ को। तो ये डाइवर्जेंस की जो RSI है वो भी मैंने बना रखी है, और ये MACD है। तो इसका एनालिसिस जो सेकंड व्लॉग होगा आज का, जिसमें मैं हमेशा टेक्निकल डेरिवेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एल्गो एनालिसिस करते हैं उसमें हम इस चार्ट को बहुत लेंथ में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का व्लॉग पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखिए क्यों नहीं आ रहा है। तो आज ग्लोबली क्या हुआ, ग्लोबली देखिए, ये लाइन मैंने एक बार दोबारा यहाँ पे बनाई हुई है, और इस लाइन को बनाने का औचित्य क्या है, वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है यहाँ से, ईस्ट वर्सेस वेस्ट। वेस्ट में है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फॉल किया, और डेक्स जर्मनी का इंडिसेस, जर्मनी सबसे बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली यूरोप की, इसलिए मैंने जर्मनी को लिया, और यहाँ पे यूएसए है, यूएसए इट इज इन नेगेटिव, डेक्स नेगेटिव में, और उसके उल्टा ईस्ट में कॉस्पी 6% के करीब राइज की, निकेई 1.36% राइज किया। ये दोनों राइज किए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, इनका गिरना तो बिल्कुल जायज़ है। जैसी ग्लोबल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जैसे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस तरह US डॉलर इंडेक्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, जिस तरह डोनाल्ड जे ट्रंप, यू लव हिम यू हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। तो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब जिस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इनका गिरना बनता है। लेकिन ये जो कॉस्पी है और निकेई है, इनका ऊपर को चढ़ना बनता नहीं है, क्योंकि ये ट्रैप है। हमारा ग्लोबल चैनल है क्वांटम अल्फा इंटेलिजेंस का, जिसमें हम ग्लोबल स्टॉक को एनालाइज करते हैं, उसमें हमने क्लियरली वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कॉस्पी एक तरह का ट्रैप है, बहुत ज़्यादा ये फॉल किया। निकेई, क्योंकि यहाँ यन कैरी ट्रेड ये वाइंडिंग कर रहा है, तो उसका एक बेनिफिट जिसके कारण ये मार्केट बढ़ी कि यन ने डॉलर में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब ये इसको वाइंड अप कर रहे हैं, तो वो पैसा लाके कहाँ पे डालेंगे, ऑब्वियसली निकेई के अंदर डालेंगे। इसके ऊपर ये राइज किया, और ये क्योंकि टेक्निकली ओवरसोल्ड हो चुका था, तो इसमें बाइंग आनी ही आनी थी, ग्लोबली भी और साउथ कोरिया से भी। भारत का के इंडिसेस निफ्टी 50, मैं इधर चला मैं उधर चला, किधर भी नहीं चला, जहां था उधर ही रहा निफ्टी 50। बैंक निफ्टी ये इसमें हेल्दी आज राइज की है, लेकिन राइज जो है अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, वो हम जरूर देखेंगे। 1478 स्टॉक डिक्लाइन किए, लेकिन एडवांसेस 1580 स्टॉक की थी, तो हल्का सा ये जो ग्रीन वाला एरिया था ये एक पॉजिटिव जोन में रहा, और मार्केट जो है राइज की। और रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो ज़्यादातर आप मुझे सुन रहे हैं वो रिटेली, आप सब ने चेज़ किया है स्मॉल कैप को। मैं अगेन आपको वार्न कर रहा हूँ, क्वालिटी स्मॉल कैप खरीदिएगा। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जो हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं हमेशा, उनको फॉलो करिएगा। जिसका हम अच्छा एनालिसिस सबका अच्छा करते हैं, लेकिन जिसका एनालिसिस के बाद निकलता है कि वाकई ही अच्छा स्टॉक है, उसी को बाई करिएगा। कल आपको आने वाला है नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। ये वीडियो हमने आज अपलोड करना था, आज नहीं हो पाया, ये कल अपलोड होगा। और ITC और HDFC बैंक, इन दोनों का जो व्लॉग है वो भी कल या संडे को हम इसको अपलोड करेंगे, तो ज़रूर उसको देखिएगा आप। इंस्टीट्यूशन डंप कर रहे हैं लार्ज कैप को, और कुछ एक पैसा उसमें से स्मॉल कैप में भी आ रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है उसकी। अब FIIs ने सोल्ड किया 583 करोड़, और DIIs ने 7 टाइम्स बाई कर लिया 3537 करोड़। तो DI सेविंग द मार्केट। तो मार्केट ने तो खैर बहुत बुरी तरह गिरना था, लेकिन बचाया किसने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने, और वो कुछ नहीं है, आप लोग जो सिप में पैसा डालते हैं ना, उसी पैसे ने मार्केट को बचाया हुआ है।
FIIs कैश इक्विटी ड्रॉप, ये देखिए ध्यान से इस ग्राफ को देखिएगा आप, और बहुत आसान है ये। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, FIIs ऐसे फॉल कर रहे हैं ना, ये कहाँ से फॉल कर रहे हैं याद रखिए आप, इंडिया की बात हो रही है, ये इंडिया से फॉल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। तो कारण क्या है, राइज क्या हो रहा है, अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इंडिया में 4.3% की रिटर्न है एनुअल। और याद रखिए ये 4.3% किस टर्म में है, रुपी की टर्म में है। तो अमेरिका वाला $1,00,000 क्यों लेके आएगा इंडिया में लगाने के लिए, ताकि इस $1,00,000 को अगर अमेरिका में लगाएगा तो उसका रिटर्न कितना है, 4.68%। तो अगर डॉलर टर्म में उसको ये रिटर्न है और रुपी में इसको कन्वर्ट कर दे तो समवेयर अराउंड 8% के करीब आएगा। अगर इसको 8% का रिटर्न अमेरिका में बैठे मिल रहा है तो ये क्यों भारत में 4% लगाने आएगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि FIIs भारत से बेच रहे हैं, अमेरिकन बॉन्ड खरीद रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, FIIs कौन होते हैं, एक्सप्लेन किया एक व्लॉग में मैंने पूरा का पूरा। ये आपके सारे हेज फंड, इंटरनेशनल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे के सारे FIIs की श्रेणी में आते हैं। और ये भी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 है। ये मैंने व्लॉग बनाया है, उसको टैग कर दूंगा आज मैं। तो ये जो क्लीन करके बताता हूँ आपको, तो ये जो FIIs हैं इनको क्या देखना होता है, अपने क्लाइंट का प्रॉफिट। तो क्लाइंट का प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है इनको, क्लाइंट का प्रॉफिट दिख रहा है इनको USA में। और जिस वक्त भारत की निफ्टी 50 या भारत की स्टॉक मार्केट 12% का रिटर्न देगी, ये यहाँ इनको बेच के यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमेशा हेजिंग करके चलेंगे, पैसा ये खोएंगे यानी, क्योंकि इनको नेट में, याद रखिएगा आपको, जैसे मान लीजिए स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन है अमेरिका की, स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट फर्म है। ये इन्वेस्टमेंट फर्म है, इसने अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे आपको 8% का रिटर्न देना है। तो वो नहीं, आप याद रखिएगा FIIs स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हैं। स्मॉल कैप में कर सकते हैं ना ये लोग इन्वेस्ट, इनको तो कोई रोक नहीं रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं करते हैं ये। स्मॉल कैप में तो 30% रिटर्न हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डबल भी हो जाते हैं वो। इन स्मॉल कैप में क्यों नहीं पैसा इन्वेस्ट करते FIIs, क्योंकि इन्होंने अपने क्लाइंट को पहले ही बोल रखा है मुझे 8% देना है तुम्हें, बस इसमें 30% हो सकता है, इसमें -30 भी हो सकता है, फिर ये कहाँ से देगा 8%। इसीलिए FIIs हमेशा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, प्लस साथ में हमेशा हेजिंग करके चलते हैं। यही टेक्निक आप रिटेल इन्वेस्टर ने अपनानी है। आप कभी स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं होंगे और हमेशा हर मोमेंट में स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट में रहेंगे अगर आपको ये हेजिंग टेक्निक समझ में आ गई। आप हमारे व्लॉग देखते हैं, मैं हमेशा हर एक हेजिंग की जो पॉसिबल टेक्निक्स हैं वो हमेशा आपको बताता हूँ। अभी कुछ हमारे एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, वो आई थिंक पेड कोर्सेज की श्रेणी में है, पर हम फ्री में ही आपको इतना कुछ बता देते हैं। अभी आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त आप HNI बन जाएंगे ना, आपको उस वक्त वहाँ पे एंटर होना चाहिए। आई होप FIIs भारत से बेच रहे हैं, अमेरिका का बॉन्ड राइज हो रहा है, वो क्यों वहाँ पे खरीद रहे हैं ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ब्रेंट क्रूड $94 क्रॉस कर गया है और ये नेगेटिव न्यूज़ है पूरी दुनिया के लिए, एब्सोल्यूट नेगेटिव। और भारत को तो आप इसको ट्रिपल नेगेटिव मान लो, क्योंकि इससे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा और इंडियन रूपी हमारे पे तो 3, बाकी दुनिया में 1 तलवार गिरती है ना इसकी, भारत पे 3 तलवारें गिरती हैं अलग अलग। एक इंडियन रूपी कमज़ोर होता है इससे, और एक करंट अकाउंट डेफिसिट भारत का घटता है, और तीसरा इससे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो ये 3 मुंहों वाला सांप समझिए आप इसको, स्नेक है ये विद 3 हेड्स, जो भारतीय इकोनॉमी को डंक मारता है जब भी ये राइज करता है। अब आप ये गोल्ड और 10 ईयर बॉन्ड, जब भी कैपिटल कहाँ जाता है, सेफ्टी की तरफ, कोई तो है ना, बड़े बड़े फंड हाउस
फंड हाउस और हेज फंड्स ये देखते हैं ग्लोबली क्या हो रहा है। इनका पॉलिटिकल विंग होता है पूरा का पूरा, हर एक हेज फंड हाउस का, जो पूरा डाटा देता है इनको पॉलिटिकली क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, जिसका इकोनॉमिक्स के ऊपर डायरेक्ट फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये सेफ्टी को गोल्ड में पैसा जा रहा है, 10 ईयर बॉन्ड में जा रहा है, मतलब इक्विटीज़ पूरे वर्ल्ड में कमज़ोर हो रही हैं। इंडिया विक्स ये इंक्रीज़ होके 11.19% पहुँच गया। कोई बहुत वो नहीं है ये खुशखबरी, ये डेंजर में है अभी भी। इसको 15 के आसपास पहुँचना होगा, तब ये बुलिश उसकी तरफ लेके जाएगा। रूपी क्रम्बल अंडर ऑयल, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। और हमारा रूपी जो है, जैसे ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो हमको ज़्यादा रुपीज़ चाहिए होंगे डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए, तो भारत को रुपीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा रुपये की ज़रूरत पड़ेगी तो मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलती है करेंसी की, तो भारत की करेंसी की वैल्यू फॉल करती है। बहुत सिंपल, जो प्राइमरी 7th 8th स्टैंडर्ड, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है डिमांड एंड सप्लाई की, वो यहाँ अप्लाई होगी। रुपये की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू फॉल करेगी, याद रखिएगा आप हमेशा। इन्फ्लेशन ड्राइव्स रोटेशन, इन्फ्लेशन की बदौलत मेटल और बैंक की तरफ रोटेशन गई है। लूज़र कौन है? एफएमसीजी और ऑटो। कभी भी क्रूड बढ़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ ऑयल ही नहीं होता है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट एफएमसीजी में इस्तेमाल होते हैं, ऑटो में तो होते ही होते हैं। तो ये गिरे और इस तरफ पैसा गया। और मेटल में क्योंकि चाइना ने स्टिमुलस पैकेज दिया है 16 बिलियन युआन का, बिलियन, जिसके कारण, और मेटल में ग्लोबल लीडर कौन है? चाइना, याद रखिएगा। तो इसके कारण मेटल जो है आपको अच्छी दिख रही हैं। आज की स्टॉक मार्केट के विनर कौन से थे? कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक 1.37%, एचडीएफसी लाइफ 2.36%, पावर ग्रिड 2.87%। याद रखिएगा, पिछले कल मैंने क्या बोला है? पावर ग्रिड को क्या करना है? आपको लॉन्ग करना है स्टॉक को, और लॉन्ग हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन राइज कर गया, मैंने टारगेट बताए हैं, उसको मैं दोबारा टैग करूँगा। मैं इसके बारे में ट्वीट करने वाला हूँ आज, इसके बारे में मेरा ट्वीट आपको आने वाला है एक्स के ऊपर, जो होता है कि पावर ग्रिड में हमारे जो एनालिसिस है अल्फा इंटेलिजेंस बाय एचएसजी, तो पावर ग्रिड जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने कैलकुलेट करके आपको बताया है, सारे लेवल बताए हैं। तो आप जाइए पिछले कल के वीलॉग पे और देखिए उसको वहाँ पे। आज कौन से गिरे? मारुति, और ध्यान से देखिए गिरा ये स्टॉक। हमने मारुति को शॉर्ट करने के लिए बोला है, शॉर्ट करिए मारुति को, इसमें शॉर्ट होगा। इसके लेवल्स आज मैं अपलोड करूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। ये हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट है, उस पर भी आता है, फेसबुक की कम्युनिटी पोस्ट पे भी आएगा, और एक्स के ऊपर ट्विटर की जो पोस्ट है वहाँ भी आता है, और साथ में जो थ्रेड है बाय मेटा वहाँ भी हम पोस्ट करते हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म है हर एक के ऊपर हम अपनी इसकी पोस्ट करते हैं कि कौन शॉर्ट करना है, कौन लॉन्ग करना है, और विद रीजंस। ऐसे नहीं कि हमको कोई सपना आया और हमने आपको बता दिया, फंडामेंटल रीजनिंग और टेक्निकल रीजनिंग के साथ बताते हैं, इसको लॉन्ग करिए, इसको शॉर्ट करिए। ट्रेंट, टाटा का ब्रांड, गिरा आज। एचसीएल टेक, ये भी गिरा। ऑयल क्रशिज ऑटो मार्जिन, ये मैंने आपको बता दिया। आप क्लोज करते हैं आज के वीलॉग को। इससे पहले मैं आपको रिस्क बता देता हूँ, 8.5 है आउट ऑफ 10, क्योंकि विक्स जो है वो 11 है और ये डेंजर का साइन है। रिजीम ट्रांजिशन है, मार्केट ब्रेकआउट करेगी। अगर आपको टाइटल याद हो, ब्रेकआउट करेगी किसी भी दिशा में। यहाँ ब्रेकआउट अप हो सकता है और यहाँ ब्रेकडाउन नीचे हो सकता है, किसी को कोई पता नहीं है। और 50 पे ही खड़ा है क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई वैल्यू 50 के ऊपर है, तो यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकती है। कॉन्फिडेंस 50-50 आती है ना, वो एक एडवर्टाइजमेंट एक बिस्किट की 50-50, वैसे ही मार्केट प्योर 50 पे है, कहीं भी जा सकती है। तो फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम है, नेक्स्ट वीक बहुत खतरनाक होने वाला है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीलॉग पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया, कमेंट करिए, तीखे कमेंट करिए। और एक बहुत शानदार कमेंट आया था, उस कमेंट को मैं कमेंट में भी लिखूंगा कि किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कि हमारी स्टॉक मार्केट, मैं वाइट में बताता हूँ आपको, ये मैं आपको एक पेज के ऊपर लिख समझाता हूँ इसको, वाइट पेज पे।
एक कमेंट आया था, मुझे लगता है आज वाइंड अप वहाँ पे करते हैं हम इसको। कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट था एक। वो कमेंट कहता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट टू जीडीपी ये है 130%। तो उन्होंने खैर सरकास्टिकली लिखा था कि बाय द वे व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया। तो जीडीपी ऑफ इंडिया है $4 ट्रिलियन। ये है हमारी। तो 130% किसकी है? भारत की जीडीपी की। तो $4 ट्रिलियन हमारी जीडीपी है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का साइज कितना है? 30% अप्रोक्सीमेटली। आप इसको $5.10 ट्रिलियन के करीब बनेगा ये। आप 5 लाख ही लेते हैं इसको, छोड़िए आप, 5 लाख ट्रिलियन $। तब ये 30% के करीब हुआ। तो अब आपका सवाल होना चाहिए, $4 ट्रिलियन तो हमारी इकोनॉमी है, तो स्टॉक मार्केट $5 ट्रिलियन कहां से होगी? ये डॉलर ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन मार्केट कहां से होगी? इसमें सबसे बड़ा रोल है कि हमारे यहाँ पे 15% के करीब आज की डेट में कौन है? FIIs। और ये जो FIIs हैं ये भारत की जीडीपी में काउंट नहीं होते। याद रखिए, जब ये ट्रेडिंग करते हैं और इनके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस हमारी जीडीपी का हिस्सा होते हैं। FIIs जो पैसा लेके आते हैं वो हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है। तो ये प्लस जो हमारे कौन NRI प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये लोग भी पैसा लाते हैं भारत में। ये समवेयर अराउंड 25 to 30% बनता है। और ये मिला के और इनका पैसा मिला के 25 से 30% बनता है। और वो जो फॉरेन की गवर्नमेंट है वो FIIs का हिस्सा है। जैसे नॉर्वे का जो फंड है वो बहुत ज़्यादा पैसा डालता है, उनका पेंशन फंड, कनाडा का पेंशन फंड, सिंगापुर का पेंशन फंड भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है, वो FIIs का हिस्सा है। तो 25 to 30% वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा इन तीनों के यहाँ से आ रहा है। और इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट टू जीडीपी की रेशो बनती है 130%। इसमें भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए रिस्क है कि यहाँ से ये सिस्टेमेटिकली इनका शेयर कितना होता था भारतीय स्टॉक मार्केट में? 22% FIIs का, जो गिर के कितना हो गया है? कम हो गया है। तो वो खतरा है भारत की स्टॉक मार्केट के लिए। इस रेशो को मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी मेरे पास समय था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो हमारा वीलॉग है उसमें हम निफ्टी की गामा फ्लिप प्लस डेरिवेटिव एंड टेक्निकल मैप, इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। कौन कौन से स्पॉट के लेवल्स हैं, कहाँ कहाँ पिवट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पर, क्रिटिकल लेवल कहाँ पे है, गामा फ्लश कहाँ पे है। ये पूरा थोड़ा एडवांस लेवल का वीलॉग है हमारा। ये हमारा निफ्टी 50 का है। और ऐसे ही हम इसमें कैसे हमारी सिंपल मूविंग एवरेजेस कहाँ से क्रॉस कर रही हैं, कौन से लेवल है और कौन से सपोर्ट के लेवल है, पूरा एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीलॉग होगा। तो ये आज का जो वीलॉग अभी हमने एनालिसिस किया, इस एनालिसिस में हमने इसको क्लियरली डिफाइन किया। निफ्टी क्रैश वार्निंग हमने आपको दे दी है, बॉन्ड यील्ड प्लस ऑयल, काम बिफोर द स्टॉर्म, इसको डिटेल में एनालाइज किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।